बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है आज हमारे पास, सॉरी प्रैक्टिकल नहीं, ये एमसीक्यूज को देख रहे हैं हम। एमसीक्यूज नंबर 17 से स्टार्ट करना है। हमारे पास सेकंड चैप्टर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हम एमसीक्यूज को देख रहे हैं। 10 बोर्ड्स के हैं इसमें, 10 बोर्ड्स के 10 सालों के एमसीक्यूज हैं। अगर आप ये अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपको जो है एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन आराम से इजीली हो जाएगा। जो आपके पास यहाँ पे जैसे कि हम सैम्पलिंग वाले डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का कर रहे हैं, उसमें आपके 10 सालों में जो पॉसिबल वेज से आ सकते हैं सारे एमसीक्यूज कवर हुए हैं। तो आप लोग, ये हमदर्द वालों की बुक है तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें एमसीक्यूज को, ताकि आपके जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन तो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आता है 17 एमसीक्यूज। रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, ये भी हमने उस दिन लास्ट वीक पढ़ा था कि जो हमारे पास जो होता है रैंडम सैम्पलिंग, उसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का नाम होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल्स आर टेकन बाय। हमारे पास रैंडम नंबर टेबल से भी हम ले सकते हैं, कंप्यूटर से भी, लॉटरी मेथड से भी। तीनों मेथड से हम अपने जो है सिंपल रैंडम सैंपल्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये शोज होते हैं कोई टीवी में जो लगते हैं, उनमें भी हमारे पास जो मेथड यूज होता है वो लोटरी मेथड होता है। रैंडम नंबर टेबल वाला मेथड हमने जो है इंटर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। और कंप्यूटर मेथड में होता है कि इसमें रैंडम नंबर जनरेट होते हैं। तो ये तीनों मेथड से हम सिंपल रैंडम सैंपल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इफ capital N is equal to 5, small n is equal to 3 for the sampling with replacement the number of possible samples are। अच्छा, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको मैंने दिसंबर टेस्ट में भी दिया हुआ और पास्ट पेपर में भी आया हुआ। अगर आपको स्मॉल एन और कैपिटल एन गिवन हो तो वो बताएं कि विद रिप्लेसमेंट आपके कितने सैंपल्स बनेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है विद रिप्लेसमेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। अब यहाँ पे कैपिटल एन हमारे पास 5 है, तो 5 की पावर हम 3 लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स बन जाएंगे 125। ठीक है, अपने कैलकुलेटर से आप लेके भी देखें साथ साथ, तो हमारे पास बन जाएंगे 125। सो ये हमारा फॉर्मूला आपने याद रखना है ताकि आप इसको प्रैक्टिकल्स को कर इसको इसमें सोल्व कर सकें, सॉरी एमसीक्यूज को पेपर में। इन अ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का रिलेशन याद रखना है, जो है स्मॉल एन इज लेस देन कैपिटल एन होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट में ये चीजें याद रखनी है। आपने जब विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करना है सैम्पलिंग में, पहले ये चेक कर लेना कि आपका स्मॉल एन है वो छोटा हुआ आपके कैपिटल एन से। ठीक है, अच्छा इस तरह एमसीक्यूज मैंने आपको दिया भी था दिसंबर टेस्ट में भी। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉसिबल सैंपल्स विद एन कैपिटल एन इक्वल टू 2, स्मॉल एन इक्वल टू 3 विद रिप्लेसमेंट। देखो वही चीज रिपीट नहीं है लेकिन एन चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये कुछ ये फैसलाबाद बोर्ड में आया था, ये रावलपिंडी बोर्ड में। बोर्ड का डिफरेंस आ गया लेकिन देखिए एमसीक्यूज तो सेम ही है ना। तो हमने क्या किया, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन किया तो हमारे पास 2 की पावर 3 8 पॉसिबल सैंपल्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रैंडम डिजिट फ्रॉम 0 to 9 और कॉल क्या कहलाते हैं, सिंगल डिजिट। ये हमारे पास सिंगल डिजिट है। लेट्स सपोज अगर मैं कहती मेरे पास है 0 0 से लेकर मैं जा रही हूँ 9 9 तक, अब ये मेरे क्या कहलाते हैं, डबल डिजिट। अगर मैं कहती लेट्स सपोज 0 0 3 0 से लेकर 999 तक हम जा रहे हैं, तो ये मेरे क्या कहलाने थे, ट्रिपल डिजिट। ठीक है, ये ट्रिपल डिजिट कहलाने थे, ये डबल डिजिट कहलाने थे, और ये क्या कहला रहे हैं, सिंगल डिजिट 0 से लेके 9 तक। ये रैंडम नंबर के टेबल की डिजिट्स इतने ही होते हैं 0 से 9। टोटल डिजिट्स 10 होते हैं, 0 से 9 का मतलब है 10 डिजिट्स। इनको हम क्या कहेंगे, सिंगल डिजिट। इन अ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट अ सैम्पलिंग यूनिट कैन बी सिलेक्टेड। अब क्या होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है वंस आपने एक यूनिट को यानी कि एक यूनिट आपका एक बार ही आना चाहिए, दोबारा से वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक बैग है, उसमें मेरे पास 5 बॉल्स है, मैंने एक बॉल को सिलेक्ट किया, वो रेड आ गई, उसको मैंने नोट डाउन कर दिया। अब उसको मैं दोबारा बैग ही नहीं डालूंगी, उसको नोट डाउन उसके बाहर रख दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है आपने उसको दोबारा से इंक्लूड नहीं करना। फिर मैंने एक और बॉल को नोट किया तो मेरे पास हो जाएगी, मतलब येलो होगी, मैंने उसको नोट कर लिया। तो आपने जो है इसको इसको वापस रिप्लेस नहीं करना। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब पता है यूनिट को आपने एक बार सेलेक्ट करना है। विद रिप्लेसमेंट में होता है कि आपके यूनिट बार बार आ जाते हैं। अच्छा ये बात है, इन अ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। अभी देखो हमने इस तरह के दो क्वेश्चन ऊपर किए हैं और यहाँ पे उन्होंने हमें जनरलाइज फॉर्म में भी पूछ लिया। चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार, देखो सारे बोर्ड्स में सब जगह पे ये सारे जो है, जो एमसीक्यूज में आपको बताती थी क्लास में आ सकते हैं, ये एमसीक्यूज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, होंगे वही, आपको देखेंगे कि वही चीजें आ रही है, कोई नई चीज नहीं आ रही। लेकिन रिवीजन कर लें अच्छे तरीके से, इसको तैयार कर लें। द टर्म सैम्पल स्पेस इज यूज फॉर ऑल पॉसिबल। सैम्पल स्पेस का मतलब ये होता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम उसमें आते हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है और यहाँ पे मतलब फर्स्ट ईयर का तरफ से यहाँ पे आई है ना। तो उन्होंने कहा है कि सैम्पल स्पेस का मतलब क्या होता है कि जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम आप लिख देते हो। जैसे कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक डाई होता है,
एक लूडो का दाना है तो उसके पास हमारे पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 1 2, मतलब 1 से लेकर 6 तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसके सारे पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे अगर हमारे पास एक लूडो का दाना है। लेट्स सपोज एक हमारे पास कोइन है तो उसका क्या हो जाएगा, हेड पॉसिबल आउटकम हो जाएगा और टेल। इसको हम लिखते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम के, इस पे क्या क्या आ सकता है। अगर एक कोइन है उसमें हेड और टेल आ सकता है, और अगर एक हमारे पास डाई है तो उसमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी आउटकम आ सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, टोटल सैंपल स्पेस या सैंपल स्पेस, जिसमें हमने ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखने होते हैं। अगर यहाँ आप देखिए क्या है, एन कैपिटल एन इक्वल टू हमारे पास 6, स्मॉल एन इक्वल टू 2, द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट। चीजें देखो बार बार रिपीट, ऐसे बार बार आप रिपीट करेंगे ना आपको क्वेश्चन फिंगर टिप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, 6 की पावर 2 ली तो हमारे पास 36 बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये किसी और बोर्ड में, डीजी खान बोर्ड में, इस तरह से डिफरेंट बोर्ड्स में आएंगे, फिर आपकी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, लेकिन होता यही है। अब उसके बाद फिर देखो रिपीट हो गया, लेकिन ये क्या है, कैपिटल एन इक्वल टू 6, स्मॉल एन इक्वल टू 3, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट इज 20। अब यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट आपने करना है तो कितने बनने हैं आपके पास, 20 बनने हैं। अब आप इसको अपने कैलकुलेटर से करके देखिए आपके पास कौन सा आंसर आ रहा है। आपके पास जो बेसिकली है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट का आपको पता है सी वाला भी होता है, कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और परमुटेशन भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा वाला है करके बताएं मुझे जल्दी से, कैलकुलेटर है पास। देखो इसके दो पॉसिबल वे होते हैं ना, मैंने आपको क्लास में बताया था, हमारी जो बुक में टेक्स्ट बुक में है वो हमारे पास है कैपिटल एन पी स्मॉल एन, ये हमारी टेक्स्ट बुक में है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल्स में कर रहे थे अपने सैम्पल स्पेस को छोटा करने के लिए, तो मैंने आपको कहा था आप कैपिटल एन सी एन भी कर सकते हो। दोनों तरह से आपके जो है विदाउट रिप्लेसमेंट के सैम्पल इस तरह से आ सकते हैं दोनों से। ठीक है, तो आपने उसको करके देख लेना है। उन्होंने आंसर 20 बताया हो तो आपका ये किस तरीके से आया हुआ। ठीक है, तो दोनों तरह से कर सकते हो, दोनों वाला ही सही होगा। इसके बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट बुक में परमुटेशन वाला ये वाला वैसे, द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। ये मैं आपको बार बार बताती रही हूँ कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर को याद कर ले, क्या होता है, कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन। जहां पर भी विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो जाती है, हमने ये मल्टीप्लाई करना होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हो या वेरिएंस हो, उसके साथ हमने ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन अ सैंपल और कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, जो सैंपल्स में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही होती है उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल साइज। इफ म्यू टी इज इक्वल टू म्यू इफ सैम्पलिंग इज डन बोथ विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको पता है ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होती है, अगर हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो, हमारी मीन की प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि हमारा जो सैंपल का पॉपुलेशन का मीन है और सैम्पलिंग से जो मीन आया है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है बोथ ए एंड बी। If capital N is equal to 5, small n is equal to 3 in a simple random sampling without a placement, how can possible sample? अब देखो स्टेटमेंट चेंज होगी, कहीं कहीं भी ऐसे पूछ लिया, कहीं भी ऐसे पूछ लिया, कहीं पर डायरेक्ट पूछ लिया कि विदाउट अ प्लेसमेंट बताए या कुछ भी बताए। तो क्या करना है आपने, 5 और 3 का इस तरह से आपने निकाले तो हमारे पास सैंपल स्पेस टोटल कितने बनेंगे, हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स 10 बन जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कैलकुलेटर से करके भी देख लिया है, तो हमारे पास इसका आंसर ये जो NP3 था, हमारे पास हमने सी वाला किया तो 20 आता है, अगर पी वाला करते हो तो 120 आंसर आता है। तो 120 आंसर तो यहाँ पे है ही नहीं, परमुटेशन वाला तो आंसर है ही नहीं, यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन वाला आंसर ही हमारे पास आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने करके देखा तो हमारे पास कॉम्बिनेशन वाला आंसर आ रहा है, परमुटेशन का आंसर इसका 6, ये परमुटेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। तो आपने इसको याद रखना, जब भी आपने कॉम्बिनेशन ये विदाउट प्लेसमेंट की बात होगी तो आपने सैंपल स्पेस बताने हैं सी वाले मेथड से। ठीक है, आपने क्या करना होगा, यहाँ पे 5C3 करके बताओगे आप इसको, और उसको क्या बताएंगे आप, 6C3 करके। इस तरह से आपने विदाउट प्लेसमेंट के केस में कॉम्बिनेशन वाले आंसर्स बताने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं, हम याद रखते हैं क्योंकि देखो इससे 2-3 बार एमसीक्यूज आए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपने कैसे करने हैं, आप नेक्स्ट एमसीक्यूज भी विदाउट रिप्लेसमेंट का देखिए ऐसे आ रहा है। इन अ पॉपुलेशन कंटेन 7 आइटम्स एंड 3 आइटम्स आर सिलेक्टेड, यानी कि 7 हमारा कैपिटल एन हो गया, स्मॉल एन हमारा 3 हो गया, एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, देन पॉसिबल सैंपल्स आर। अब ये भी आप करके देखें, कैलकुलेटर पे सी के मुताबिक किया है ना, 7C3 करें, सी क्या होता थ्री है, 35 ठीक, और 7P3 करें तो क्या आता है, 210। 210। ठीक है, देखिए उसका आंसर ही नहीं गिवन, यहाँ पे आपको परमुटेशन वाला आंसर ही नहीं गिवन, आपको कॉम्बिनेशन वाला आंसर गिवन है, तो आपने याद रखना है 7C
ठीक करना है आपने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35। अब बच्चे आपको देख लें, आपके बार बार देखो ये रिपीट हो रहे हैं, कभी 2019 में आया हुआ तो कभी 2018 में आया हुआ, तो ऐसे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बस देखो फॉर्मूला याद रखना है, परमुटेशन का, उसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, और वहां से आपने विद रिप्लेसमेंट में कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, तो आपके कितने एमसीक्यूज इससे सोल्व हो रहे हैं। अच्छा, जिसके बाद आता है इन अ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द सैम्पलिंग यूनिट्स कैन बी सिलेक्टेड मोर देन वंस। अभी हमने ये देखो साथ साथ कंपैरिजन भी करते हैं। विद रिप्लेसमेंट में आपके पास कोई भी जो होता है आउटकम, वो मोर देन वंस रिपीट हो सकता है। और जो आपका अभी मैंने पीछे पढ़ा था विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें क्या होना था, जस्ट वंस। मैंने भी आपको बताया था एक बैग है उसमें 5 बॉल्स है, मैं बॉल को नोट डाउन करके बाहर रखती जा रही हूँ, तो ये होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर मैंने बॉल का जो कलर है वो नोट किया और दोबारा से बैग में डाल दिया, तो उसको मैं कहती हूँ विद रिप्लेसमेंट। मैंने कलर नोट किया, रेड आया, मैंने बॉल को वापस डाल दिया, फिर दोबारा सेलेक्ट किया, फिर हो सकता है दोबारा से वही बॉल आ जाए, वो भी रेड हो, उसको मैंने नोट किया। इस तरह से हो सकता है कि विद रिप्लेसमेंट में आपका सैंपल रिपीट हो सकता है, मोर देन वंस टाइम आ सकता है। ठीक है, कंपैरिजन आप साथ साथ रखें, विद रिप्लेसमेंट में मोर देन वंस और विदाउट में ओनली वंस। अच्छा जी, इसके बाद आता है 35 एमसीक्यूज में, इन अ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू, हमारे पास इसका क्या होता है, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ये किस केस में होता है, विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में अभी हमने पढ़ा था फाइनाइट पॉपुलेशन। देखो चीजें आप बार बार देखो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में ये बन जाएगा फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर जरूर मल्टीप्लाई होता है हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट में। विद रिप्लेसमेंट में जस्ट हमारा सिग्मा ओवर जो है अंडर रूट एन रहेगा, याद रखना है, ये सिग्मा ओवर अंडर रूट एन होगा, तो हमारा होगा हमारे पास विद रिप्लेसमेंट में ये आ जाएगा, तो ये वाला फैक्टर साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा विदाउट रिप्लेसमेंट में। इन अ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया तो खुद ही बता दिया कि फाइनाइट ऑपरेशन प्रोडक्शन फैक्टर वाला हमारे पास आ जाता है without। अब ये याद रखना है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर के बारे में बात पूछ रहे थे, और यहाँ पे वेरियंस है, वेरियंस में स्केयर होता है और स्टैंडर्ड एरर में इसका अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स इज एन सी। देखो उन्होंने बता दिया कि हमने इस वाले मेथड से सोल्व करना है, कैपिटल एन सी सी एन। ठीक है, अब वैसे तो इससे भी कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन इससे सोल्व हुए, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि इस तरह से, क्योंकि आपने सारे एमसीक्यूज के आंसर इसके अकॉर्डिंग नहीं बनता सी वाला, तो हमने इसको सी कह दिया यहाँ पे। ये चीजें देखो अगर आप पेपर में कर रहे हो तो डायरेक्ट तो गलत भी कर सकते थे, लेकिन एमसीक्यूज की इस तरह से तैयारी के बाद आपको ये गलती के इम्कान नहीं रहेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आता है इफ सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 2, सिग्मा एक्स बार इज क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5। कैसे, हमने क्या करना है, हमने ये देखो इसके वाले फॉर्मूले से करना है। ये जो सिग्मा स्क्वायर ओवर n लिखा हुआ है ना, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 5 है और n हम 2 देंगे, स्क्वायर 5 करना है ना, देखिए सिग्मा स्क्वायर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, 5/2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अगर हमें उन अंडर रूट का होता है तो हम इसका अंडर रूट ले लेते, स्टैंडर्ड एरर का होता तो। अब आता है द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज एन ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ साइज एन कैपिटल एन इज। अब ये उन्होंने कहा है विद रिप्लेसमेंट में, हमें पता है ये फॉर्मूला होता है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। याद रखना ये जो सारे फॉर्मूला से आपको इनसे आपने वो नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको पता है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन हमारा होता है, और विदाउट रिप्लेसमेंट में एन सी एन। अच्छा जी, अब आता है स्ट्रेटिफाइड समथिंग, the process of dividing a heterogeneous population into homogeneous subgroups is called stratification। हमने पढ़ा था ना स्ट्रेटिफिकेशन, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास एक लेट्स सपोज क्लास है, उसमें हमारे पास जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों है, मैं उसमें से जो है हेट्रोजीनियस ग्रुप्स है ना, देखो बॉयज और गर्ल्स, मैंने बॉयज वाला अलग से ग्रुप बना लिया और गर्ल्स वाला अलग से ग्रुप बना लिया, तो ये मेरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन। कि मैंने हेट्रोजीनियस यानी कि मेल फीमेल दोनों ही थे मेरे डाटा में, मैंने उनको अलग अलग ग्रुप बना लिया, अब सारे ये मेल्स हैं, ये सारे फीमेल्स हैं। इस तरह के आपने हेट्रोजीनियस ग्रुप को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये भी अब होमोजीनियस हो गया, सारे एक जैसे हैं, और ये भी सारे अब एक जैसे होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब ये क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कि आपने क्या किया, दो हेट्रोजीनियस ग्रुप्स, यानी कि हेट्रोजीनियस ग्रुप्स था आपके पास, इस पूरी क्लास में मेल और फीमेल का डाटा था, मेल और फीमेल का, मैंने मेल फीमेल के डाटा को अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब ये कहलाएगा हमारे पास हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके बाद एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताती रही हूँ मैं साथ साथ, ये एमसीक्यूज के लिए भी देखिए इंपॉर्टेंट है और वैसे भी। एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ एरर इज कॉल्ड बाइस। बाइस की डेफिनेशन, सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ एरर को हम क्या कहते हैं, बाइस। और अब यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। दोनों को याद कर लेना है, सैम्पलिंग एरर को भी और आपकी जो है ये बाइस की डेफिनेशन को भी। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद आता है एक्स बार is equal to 12, mu is equal to 10, then the sampling error is equal to 2. अब अगर हमारे पास x बार 12 हो जाए, mu 10 हो जाए, तो हमारे पास सैम्पलिंग एरर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सैम्पलिंग एरर को फाइंड कैसे करते हैं हम, अभी हमें ऊपर क्या बताया, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पैरामीटर। पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे म्यू है, और एक्चुअल वैल्यू मतलब जो आपकी इससे आई है, एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी जो आई है वो 12 है, 12 है, और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है पैरामीटर की वो 10 है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो याद रखना है आपके पास जो होता है सैम्पलिंग एरर वो क्या होता है, अभी बताया यहाँ पे एक्स बार माइनस म्यू, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार माइनस म्यू। एक्स बार माइनस म्यू किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 का। अब क्या कहते हैं, एक्स बार इक्वल टू 22, म्यू इक्वल टू 20, द सैम्पलिंग एरर इज इक्वल टू। अब ये क्या है, यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि डिफरेंस लेना है आपने, तो दोबारा से सैम्पलिंग एरर बताना है, तो 22 माइनस 20 करेंगे तो फिर क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, किसका फॉर्मूला है, ये सैम्पलिंग एरर का। नेक्स्ट है x बार इक्वल टू 20, म्यू इक्वल टू 15, द सैम्पलिंग एरर इज। अब हमने दोनों का डिफरेंस लिया तो क्या बन जाएगा 5। एक्स बार में से माइनस करना है, म्यू को ये बस याद रखना है आपने। उसके बाद क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स थीटा, जो है आप सॉरी एक्स थीटा की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा, इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर। ठीक है, अगर इसको मैं ओपन करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा थीटा हैट माइनस थीटा, यानी कि क्या है, जो आपका एक्स बार है एक तरह से वो आ जाएगा, और म्यू दोनों का डिफरेंस आपकी जो है एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर। अभी इसको हम एक्स बार और म्यू की फॉर्म में देख रहे थे, अब यहाँ हम थीटा की फॉर्म में देखते हैं, लेकिन चीज क्या है, एक ही है, एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस पॉपुलेशन का पैरामीटर म्यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से बार बार रिपीट हुआ होता है ये। सैम्पलिंग एरर को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। सैंपल साइज को इंक्रीज करने से हम सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में नोट डाउन करवाती रही हूँ कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो देख लें इसको। अच्छा, जिसके बाद आता है थीटा हैट। थीटा हैट तो आपको पता है एस्टिमेटर होता है, एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। अभी मैंने आपको बताया था थीटा हैट एस्टिमेटर है, और थीटा वाली जो है वो आपका पैरामीटर होगा पॉपुलेशन का। देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा इज कॉल्ड, अभी हमने देखा था इसको क्या कहते हैं, बाइस। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा होगा तो हम इसको बाइस कहते हैं। और ये ऊपर देखें, अगर दोनों के साथ एक्सपेक्टेशन बाहर आ रही है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ तो इसको हम कहेंगे सैम्पलिंग एरर। याद रखें डिफरेंस गर्ल, इसको मैं क्या कहूंगी, मेरे पास क्या है, ये सैम्पलिंग एरर है, एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का एक्सपेक्टेशन। और ये देखें एक्सपेक्टेशन ली हुई है मैंने जस्ट सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू की, ट्रू वैल्यू की जो मैंने एस्टिमेशन नहीं एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं की, इसको मैं क्या कहूंगी 22। डिफरेंस याद रखें 22 में और सैम्पलिंग एरर में क्या डिफरेंस होता है, एक्सपेक्टेशन लेनी है आपने एस्टिमेटेड और जो है ट्रू वैल्यू दोनों की, और यहाँ पे आपने जस्ट लेनी है एस्टिमेटेड वैल्यू की एक्सपेक्टेशन, तो ये हमारे पास 22 होगा और वो होगा हमारे पास सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट आते हैं हम, इसके बाद देखते हैं बाइस। बाइस ऑफ एन एस्टिमेटर कैन बी, क्या हो सकता है यहाँ पे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बाइस की वैल्यू हम जब मैंने इसकी डेफिनेशन आपको करवाई थी तो मैंने आपको बताया भी था कि वैल्यू नेगेटिव लेस देन की फॉर्म में होगा तो नेगेटिव, और ग्रेटर देन की फॉर्म में, इस तरह से आपके पास दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। और यहाँ पे आपने इसको टिक कर देना कि नेगेटिव भी हो सकता है बाइस, पॉजिटिव भी हो सकता है, और अनबाइस भी हो सकता है, यानी कि बाइस में जीरो आ जाता है तो इसको हम कहते हैं अनबाइस, यानी कि कोई डिफरेंस है नहीं, आपका जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है वो एस्टिमेटेड वैल्यू के बराबर, ये दोनों का अगर डिफरेंस लूँ मैं यहाँ पे सपोज तो जीरो आते हैं, इसको मैं फिर कहूंगी क्या बन जाएगा अनबाइस। बाइस के दरमियान में डिफरेंस आता है कोई ना कोई, और अनबाइस का मतलब होता है जब दोनों की वैल्यू के दरमियान में कोई डिफरेंस ना आए, जीरो आ जाए तो उसको हम कहेंगे अनबाइस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर। स्टैटिस्टिक और पैरामीटर के दरमियान में डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर। ऊपर हम देख चुके हैं इसको। स्टैटिस्टिक का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे ले लिया एक्स पोस्ट, मैंने कह दिया एक्स बार मेरा स्टैटिस्टिक होता है, म्यू मेरा पैरामीटर। पता तो है ना आपको स्टैटिस्टिक क्या होता है, सैंपल की नोटेशंस को, जो सैंपल से आप कैलकुलेट वैल्यूज कर रहे होते हो, और पैरामीटर क्या होता है जो पॉपुलेशन से वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे होते हो। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने, एक्स बार का डिफरेंस लिया हमने म्यू के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे सैम्पलिंग एरर। 22 में और सैम्पलिंग एरर में डिफरेंस याद रखना अच्छे तरीके से, गर्ल्स भी आपको कंफ्यूज कर देते हैं इसलिए बता रही हूँ हमारे पास।
स्टैटिस्टिक और पैरामीटर में डिफरेंस को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है हमारे पास? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी स्टैटिस्टिक की आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। जैसे कि हमने पढ़ी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, या फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन। ऐसे करके हमने कोई ना कोई स्टैटिस्टिक होता है जिसकी हमने जो है यहाँ पे क्या करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। क्या होता है? अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, पॉपुलेशन से जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको पैरामीटर कहते हैं, सैंपल से जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो एस एस का रिलेशन है और पी पी का रिलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का पी का पैरामीटर होगा, स्टैटिस्टिक सैंपल का आपका एस का एस का रिलेशन और पी पी का रिलेशन होता है। अच्छा, एनी कैलकुलेशन ऑन द सैंपल डाटा इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपके पास? स्टैटिस्टिक। अभी देखो ऊपर हमने पढ़ा था पॉपुलेशन का और यहाँ पे पढ़ लिया सैंपल का, स्टैटिस्टिक कहलाएगा। पॉपुलेशन पैरामीटर की बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन पैरामीटर को हम डिनोट करते हैं, मैं आपको क्लास में जो पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में बताती रही थी साथ साथ ग्रीक, और यहाँ पे भी बताया था इसमें सेकंड ईयर में भी ग्रीक लेटर से। और इसकी जो वैल्यू होती है सैंपल की वैल्यूज को हम जो मेडिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। वही रिपीट हो गया ऊपर जो आया था स्टैटिस्टिक वाला, ठीक है। याद रखना है पैरामीटर्स को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से, और सैंपल को याद रखना है आपने, बस सैंपल्स को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से। जैसे कि यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा, एस आ जाएगा जो आप स्टैंडर्ड एडिशन कैलकुलेट कर रहे हो, और इसमें क्या आ जाएगा? न्यू आ जाएगा आपका, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। जो ऐसी नोटेशंस होते हैं ग्रीक लेटर है, ये होते हैं हमारे पॉपुलेशन के लिए, और जो ऐसे लेटर्स होते हैं लेटर लेटर्स, ये होते हैं हमारे सैंपल के लिए। तो इन चीजों को साथ साथ डिफरेंस को देखते जाएं ताकि आपको सारे एमसीक्यू क्लियर होते जाएं, और साथ आपका वाइवा शॉर्ट क्वेश्चन सब चीजें तैयार होती है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फॉर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड इक्वल टू 4, यानी कि अगर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ये हो जाए और ये 4 हो जाए तो हमने बताना है स्टैंडर्ड एरर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताएंगे। अगर हमें कहते जैसे आपने वेरियंस बताना तो हमने सिग्मा स्क्वायर ओवर एन कर देना था। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा ओवर अंडर रूट एन करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? 4/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/2 का दोनों का अंडर रूट ले लिया ना, 4/2 किया हमने सिग्मा, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला अगर हमें वेरिएस करना हो तो होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, लेकिन उन्होंने कहा स्टैंडर्ड एरर, यानी कि आपने अंडर रूट लेना होगा दोनों का। इस तरह से हमने बता दिया, आंसर आ जाएगा 2। ये देखो आपको छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स बना के उन्होंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ये आपको मैं बार बार क्लास में बताती नहीं हूँ, एमसीक्यूज भी मैंने दिया था दिसंबर टेस्ट में कि जो आपका स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है बेसिकली, लेकिन किसका? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। द पर्टिकुलर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वी आर इंटरेस्टेड in or those for all of these, the difference between two means the mean the proportion of success। उन्होंने कहा कि आपको सामने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो कौन सी? तो तीनों की हो सकती है। हमने भी आपको बताया था मीन की, डिफरेंस बिटवीन मीन की, प्रोपोर्शन की, या डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन की, वेरिएंस की, सबकी हो सकती है। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पॉसिबल सैंपल्स। जितने आपके बेसिकली सैंपल्स बने हुए होते हैं उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी आती है, ये आपने देखा ही है। अगर आपके 30 सैंपल्स हैं तो जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो भी 30 आएगा। द मीन ऑफ ऑल सैंपल्स मीन इज एक्सेप्टली टू पॉपुलेशन मीन। ये हमने भी देखा प्रॉपर्टी है हमारे पास, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन आपस में क्या होते हैं? सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और प्रोपोर्शन, सॉरी इसका देखो, जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ये मैं कैलकुलेट कर रही हूँ म्यू ऑफ एक्स बार, तो ये बराबर आएगा म्यू, तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और ये पॉपुलेशन का मीन दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, और ये बराबर होंगे। पॉपुलेशन का मीन होगा या सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट है इफ समेशन x इक्वल टू 18 एंड कैपिटल n इक्वल टू 3 देन म्यू इज। अब हमारे पास यहाँ पे म्यू क्या होगा? समेशन x ओवर n करेंगे हमारे पास 18/3 करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे एक्स बार का होता है वैसे इसका होता है, लेकिन ये समेशन x कैपिटल x के फॉर्म में आएगा और कैपिटल n से डील करता है हमारे पास कैपिटल लेटर्स के साथ, तो ये 6 बन जाएगा।